अगर आज के समय में किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करना है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए करंट अफेयर्स पर पकड़ बनाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि करंट अफेयर्स से प्रश्न आते ही आते हैं, इसलिए बिना करंट अफेयर्स पर पकड़ बनाए आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को क्वालिफाई करने की संभावनाओं को घटा जाते हैं। करंट अफेयर्स के इस महत्व को ध्यान में रखते हुए हम सप्ताह भर का करंट अफेयर्स एक प्रोग्राम के अंतर्गत लेकर के आते हैं जिसका नाम है स्पेशल करंट अपडेट। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से सप्ताह भर के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जनसंख्या स्थिर रखने के लिए आवश्यक प्रतिस्थापन स्तर यानी रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है? चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है 2.5, दूसरा ऑप्शन है 1.8, तीसरा ऑप्शन है 2.1 और चौथा ऑप्शन है 3.0। प्रतिस्थापन स्तर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्तर जब कुछ समय के बाद आपके देश की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, आपने उस स्तर को हासिल कर लिया है जहां पर आपके देश की जनसंख्या स्थिर रहने वाली है, उसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन स्तर यानी रिप्लेसमेंट लेवल। तो रिप्लेसमेंट लेवल कितना होता है? 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल होता है, यानी एक औसतन महिला औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है? एक जो प्रजनन काल में रहने वाली महिला है वो औसतन 2.1 बच्चे को जन्म देती है, अगर पूरा एक एवरेज मापा जाए। ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है, स्टेटस ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाशित किए गए हैं जिसमें बताया गया है कि भारत की जो पॉपुलेशन है, भारत की जो जनसंख्या है, वो विश्व में पहले नंबर पर पहुंच गई है और भारत की जनसंख्या का आकार वर्ष 2025 में अनुमानतः 1.46 अरब हो चुका है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की स्टेटस ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन रिपोर्ट कह रही है। भारत में कुल प्रजनन दर कितनी हो गई है? 1.9 बच्चे प्रति महिला गिर गई है, जो कि प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत ने न केवल जनसंख्या स्थिरता की तरफ बढ़ गया है, बल्कि जनसंख्या स्थिरता से भी नीचे, यानी आने वाले समय में भारत की जनसंख्या में एक कमी भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जनसंख्या स्थिरता के लिए आवश्यक 2.1 के स्तर से भी नीचे प्रजनन दर भारत की पहुंच गई है। अगर हम इसकी ऐतिहासिक तुलना, एक प्रकार से इसकी तुलना 1960 के दशक से करें तो 1960 में भारत में प्रति महिला औसतन लगभग 6 बच्चे होते थे और अब ये घट करके वर्ष 1970 में ये घट करके 5 बच्चे हो गया और अब ये घट करके 1.9 बच्चे हो गया है। भारत की जनसंख्या अगले 40 वर्षों में लगभग 1.7 अरब तक पहुंचेगी। अगले 40 वर्षों में कितनी पहुंचेगी? 1.7 अरब तक पहुंचेगी। इसका मतलब है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि अब धीमी हो चुकी है और उसके बाद फिर धीरे धीरे भारत में घटना शुरू हो जाएगी। 40 वर्षों के बाद भारत की जनसंख्या घटेगी। इस प्रतिस्थापन स्तर और उससे नीचे के स्तर का मतलब ये होता है। प्रतिस्थापन स्तर का मतलब, अगर प्रतिस्थापन स्तर पर होती, 2.1 पर होती, तो ये आंकड़ा इस प्रकार से होता कि भारत की जनसंख्या उसके बाद 40 वर्षों के बाद लगभग स्थिर स्थिति में रहेगी, उतनी ही रहेगी, 1.7 एक 1.7 अरब ही रहेगी। लेकिन क्योंकि प्रतिस्थापन स्तर से प्रजनन दर नीचे पहुंच गई है, तो इसका मतलब है कि 40 वर्षों के बाद भारत की जो जनसंख्या है वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब यह है। अगर कुछ महत्वपूर्ण जनसंख्या प्रवृत्तियों के बारे में बात करें, प्रजनन दर के बारे में बात करें जो वर्ष 2025 से जुड़ी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि भारत में 0 से लेकर के 14 वर्ष के जनसंख्या में टोटल प्रतिशत इस आयु वर्ग का कितना है? 24% है। 10 से 19 वर्ष की आयु का प्रतिशत टोटल जनसंख्या में कितना है? 17% है। 10 से 24 वर्ष का प्रतिशत कितना है? 26% है। भारत की कार्यशील आयु जो कि 15 वर्ष से 64 वर्ष की मानी जाती है, वो 68% जनसंख्या का भाग कवर करती है। और अगर वरिष्ठ नागरिकों की बात करें, 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों की बात करें, तो वो टोटल जनसंख्या में 7% की हिस्सेदारी रखते हैं। भारत की जीवन प्रत्याशा की बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 के अनुसार, तो जीवन प्रत्याशा महिलाओं की ज्यादा है। पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष है और महिलाओं की 74 वर्ष है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हुए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले कौन से नंबर के भारतीय क्रिकेटर बने हैं? आपको बताना है कि कौन से नंबर के बने हैं, यानी पहले जितने बन गए थे इनका नंबर कौन सा है। आपके सामने चार ऑप्शन है, 10वें, 11वें, 12वें या 9वें। तो 11वें इसका सही उत्तर होगा।
इनके बारे में थोड़ी सी तथ्य जान लेते हैं। ऐसे कौन कौन से भारतीय हैं जो कि आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं? तो हॉल ऑफ फेम में महेंद्र सिंह धोनी से पहले 10 खिलाड़ी भारत के शामिल हो चुके हैं और हॉल ऑफ फेम की जो शुरुआत हुई थी, जो लॉन्च हुआ था, ये वर्ष 2009 में हुआ था। तो उसके बाद से भारत के 11 खिलाड़ी इसमें शामिल हो चुके हैं। 11वें खिलाड़ी का नाम महेंद्र सिंह धोनी है। पहले खिलाड़ी जब वर्ष 2009 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था हॉल ऑफ फेम में शामिल करने का, तो उस समय भारत के 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था, सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी और कपिल देव। इसके बाद वर्ष 2015 में अनिल कुंबले को, वर्ष 2018 में राहुल द्रविड़ को, वर्ष 2019 में सचिन तेंदुलकर को, वर्ष 2021 में वीरू मांकड़ को, वर्ष 2023 में डायना एडुल्जी को, वर्ष 2023 में वीरेंद्र सहवाग को और वर्ष 2024 में नीतू डेविड को शामिल किया जा चुका है और अब वर्ष 2025 में एमएस धोनी शामिल हुए हैं। आपने एक तथ्य पर ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर राहुल द्रविड़ को 2018 में शामिल किया गया है और सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2019 में शामिल किया गया है। तो इसका कारण क्या है? कई लोगों को इसका कारण नहीं पता होगा। इसका कारण यह है कि हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने की कई शर्तों में से एक शर्त है कि हॉल ऑफ फेम में उसी खिलाड़ी को शामिल किया जा सकता है जो 5 वर्ष जिसे रिटायरमेंट के हो गए हो, जिसे संन्यास लिए हुए क्रिकेट से 5 वर्ष हो गए हो। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 5 वर्ष की अवधि, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने वर्ष 2024 में संन्यास लिया टेस्ट क्रिकेट से, जो कि उनका संन्यास ईयर है, उसके बाद 5 वर्ष में इनको शामिल किया गया था। राहुल द्रविड़ का संन्यास पहले का है। अगर धोनी द्वारा बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को देखें तो 3 आईसीसी ट्रॉफी इन्होंने जीती। वर्ष 2007 में टी20 वर्ल्ड कप, वर्ष 2011 में वनडे वर्ल्ड कप और वर्ष 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी। इनके द्वारा बनाए गए कुल वनडे जो रन है वो 350 वनडे में 10,773 रन बनाए, 90 टेस्ट मैच में 4,876 रन बनाए और टी20 में 98 मैचों में 1,617 रन बनाए। कुल मैच इन्होंने 538 खेले और 17,266 रन इनके द्वारा बनाए गए। इनके कप्तान के तौर पर इनके परफॉर्मेंस को देखें तो 54% ओवरऑल सक्सेस रेट रहा, यानी इनके द्वारा जब कप्तानी की गई तो 54% मैचों में भारत ने विजय प्राप्त की। जैसे वनडे में 200 वनडों में इन्होंने कप्तानी की और 110 मैच जीते, 60 टेस्ट में इन्होंने कप्तानी की और 27 मैच जीते, 72 टी20 में इन्होंने कप्तानी की, 41 मैच जीते और 332 कुल मैचों में इन्होंने कप्तानी की और 178 मैच जीते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड हैं धोनी के, जिसके कारण इन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की एक शर्त यह भी है कि उस व्यक्ति ने न केवल 5 वर्ष पहले रिटायरमेंट लिया हो, बल्कि उस व्यक्ति ने एक महत्वपूर्ण क्रिकेट लेगेसी एस्टेब्लिश की हो, अपने पीछे खेल को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया हो। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहां बनाया जा रहा है? आपके सामने ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। तो दिल्ली के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में इसको बनाया जा रहा है। इसके बारे में सामान्य तथ्य जान लेते हैं। दिल्ली के होलंबी कला क्षेत्र में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क स्थापित किया जा रहा है। जब हम ई वेस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इसमें किस तरह की चीजें शामिल हो जाती है? मोबाइल फोन, आपका पर्सनल कंप्यूटर, आपके द्वारा जो वॉशिंग मशीन आपके घर में इस्तेमाल होती है, फ्रिज आपके घर में इस्तेमाल होता है, टीवी आपके घर में इस्तेमाल होता है, एलईडी वगैरह, तो उस तरह के वेस्ट को जब वो काम करना बंद कर देते हैं तो इस तरह के वेस्ट को हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के रूप में परिभाषित करते हैं। तो एक पार्क बनाया जाएगा जहां पर इस सारे सिस्टम को एक इस प्रकार से रिसाइकल किया जाएगा, रिकवरी इसकी की जाएगी ताकि इन्हें फिर से किसी काम में लाया जा सके। और ये जो बहुत बड़ा वेस्ट है, इसको पुनः अगर काम में लाया जा सकता है तो हम अपने पर्यावरण की बहुत बड़े स्तर पर सुरक्षा कर रहे होंगे, क्योंकि ये पर्यावरण प्रदूषण के लिए भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना जाता है। इस पार्क में 11.4 एकड़ क्षेत्र, मतलब ये जो पार्क है ये 11.4 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा। सालाना 51,000 मीट्रिक टन ई वेस्ट को संसाधित करेगा, प्रोसेस करेगा। पार्क को ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के तहत सूचीबद्ध लगभग सभी 106 श्रेणियों के इलेक्ट्रॉनिक कचरे को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अंतर्गत 150 करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश किया जाएगा और इसकी संचालन लागत होगी लगभग 325 करोड़ रुपए। इसके माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 350 करोड़ रुपए का राजस्व भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये एक इको पार्क है। न केवल रिसाइकलिंग करके इसके माध्यम से कई चीजों को उपयोगी बनाया जाएगा, बल्कि इको पार्क एस्टेब्लिश करके यहाँ पर जो लोग आएंगे
उसके माध्यम से भी राजस्व क्रिएट करने का प्रयास किया जाएगा। परियोजना डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल पर आधारित होगी, यानी इसको डिजाइन और इसका जो निर्माण है वो प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जाएगा, उसी के द्वारा फाइनेंस किया जाएगा, उसी के द्वारा कुछ समय तक संचालित किया जाएगा और कुछ समय तक संचालित करने के बाद सरकार को इसे सौंप दिया जाएगा। यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक महत्वपूर्ण, एक आप कह सकते हैं ये नमूना होगा और 15 वर्षों की रियायत अवधि के साथ इसको विकसित किया जा रहा है। निर्माण कार्य इसका 18 महीनों में पूरा हो जाएगा। ये पार्क दिल्ली के कुल ई वेस्ट का लगभग 25% संभालने का काम करेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगला प्रश्न है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है ओडिशा, तीसरा ऑप्शन है झारखंड और चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर होगा छत्तीसगढ़। चलिए इसको जान लेते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि नक्सल विरोधी अभियान के दौरान छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा बलों की माओवादियों से मुठभेड़ हुई है। इसी के कारण ये चर्चा में आया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मुख्यतः इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1981 में हुई थी। और भारत के प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1983 में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को बाघ अभयारण्य भी घोषित कर दिया गया था। इसका नाम किस नदी के नाम पर पड़ा है? इंद्रावती नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, जो कि पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और महाराष्ट्र के साथ रिजर्व की उत्तरी सीमा भी बनाती है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की जो सीमा का निचला हिस्सा देखेंगे वो इंद्रावती नदी के द्वारा ही बनाया जाता है। और इंद्रावती नदी अंततः जहां पर महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की एक साथ सीमा मिलती है, लगभग उसी स्थान पर इंद्रावती नदी गोदावरी नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? गोदावरी नदी में मिल जाती है। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के वन शामिल हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से वन है? सागौन सहित नम मिश्रित पर्णपाती वन, सागौन रहित नम मिश्रित पर्णपाती वन, दक्षिणी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन। अगर यहाँ की वनस्पति के बारे में बात करें तो सामान्य तौर से सागौन, अचार, कर्रा, कुल्लू, शीशम, सेमल, हल्दू, अर्जुन, बेल और जामुन जैसे वृक्ष आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। दुर्लभ जंगली भैंसों की अंतिम आबादियों में से एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और नीलगाय, काला हिरण, सांभर, गोर, बाघ, तेंदुआ, चीतल, भालू आदि जैसे जीव जंतु भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रोपिक योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की जा रही है? आपके सामने ऑप्शन है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। चलिए इस योजना के बारे में पूरा जान लेते हैं। क्रोपिक का पूरा नाम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। क्रोपिक का पूरा नाम है कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशंस एंड फोटोज ऑफ क्रॉप्स। फसलों के फोटो, उनका पर्यवेक्षण आप किस टाइम पर करेंगे? रियल टाइम पर करेंगे। चलिए इस योजना के बारे में जान लेते हैं और इसके उद्देश्य को जानते ही आप समझ जाएंगे कि वस्तुतः ये योजना है क्या। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की जा रही है। अभी शुरू नहीं हुई है, प्लान कर रहा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? फसलों की वास्तविक समय में यानी रियल टाइम में जानकारी एकत्र करना, जानकारी को कलेक्ट करना और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडल के माध्यम से उन आंकड़ों का विश्लेषण करना और तेजी से फसलों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेना जो कि किसानों के लिए हितकारी हो। फसलों की तस्वीरें एक फसल चक्र में 4 से 5 बार ली जाएंगी, यानी फसल की बुआई से लेकर के फसल की कटाई तक 4-5 बार हम तस्वीरें लेंगे ताकि फसलों की सही स्थिति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाए। तस्वीरों के माध्यम से फसलों की सेहत का पता लगाया जा सकेगा, उनकी वृद्धि यानी ग्रोथ की स्थिति का पता लगाया जा सकेगा और अगर किसी प्रकार से संभावित रूप में उनको ऋतु के मध्य में ही किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है तो उसका भी आकलन किया जा सकेगा। अध्ययन 2 फसली मौसमों के लिए प्रारंभ में लागू होगा। कौन कौन से मौसम के लिए? खरीफ 2025 और रबी 2025-26। जब हम खरीफ की बात करते हैं तो खरीफ का सीजन कब से कब तक का होता है? सामान्यतः जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक होता है। जून जुलाई में बुआई होती है, अक्टूबर के लगभग कटाई हो जाती है। जब हम रबी की बात करते हैं तो उसकी जो बुआई होती है वो नवंबर दिसंबर में लगभग होती है और उसकी कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में आप सामान्य तौर से मान लीजिए उसकी कटाई होती है रबी की फसल की। तो ये 2 चक्र हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें 2 ईयर पड़ जाएंगे, इसलिए रबी 2025-26 में
इस पूरी योजना को लागू करने का प्रयास किया जाएगा और खरीफ 2025 में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि फसलों की सेहत के बारे में रियल टाइम जानकारी हमें प्राप्त हो। इसके लिए क्या तरीका होगा? तरीका यह होगा कि एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम होगा क्रोपिक मोबाइल ऐप, जो कि कृषि मंत्रालय के द्वारा ही विकसित किया गया है। इसके माध्यम से किसान जो भी फोटो खींचेंगे अपनी फसलों की, वो इस मोबाइल ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप से तस्वीरें, किसान स्वयं इस मोबाइल ऐप से तस्वीरें खींच करके प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे, जिसको हम क्राउड सोर्सिंग के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। और ये तस्वीरें अलग अलग तरह की जानकारी प्रदान करेंगी। किस तरह की जानकारी प्रदान करेंगी? जैसे फसलों के प्रकार के बारे में जानकारी देंगी, फसलों की अवस्था यानी उनकी स्टेज के बारे में जानकारी देंगी, अगर फसलों को किसी प्रकार का नुकसान हुआ है तो उसके बारे में जानकारी देंगी, उस नुकसान की गंभीरता के बारे में भी उपलब्ध जानकारी उपलब्ध कराएंगी। और फिर इन सभी चीजों को एक डिजिटल नेटवर्क, एक क्लाउड नेटवर्क के माध्यम से विश्लेषण किया जाएगा। एआई मॉडल आधारित क्लाउड प्लेटफॉर्म पर इन तस्वीरों का विश्लेषण होगा और उसके माध्यम से हम निर्णय लेने की अपनी गति को बढ़ा सकते हैं। किसानों को कहीं पर नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान की भरपाई भी तेज गति से कर सकते हैं। और अगर किसी फसल में त्वरित हस्तक्षेप की जरूरत है, उसको सुधारने के लिए, उसे किसी रोग से बचाने के लिए, तो त्वरित हस्तक्षेप भी, एक एक्सिलरेटेड इंटरवेंशन भी सरकार द्वारा उस फसल को बचाने के लिए किया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है इटली। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा भारत। आप जानते हैं कि भारत G7 का सदस्य नहीं है। G7 चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत को हाल ही में कनाडा में होने वाली G7 बैठक में आमंत्रित किया गया है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। G7 विश्व की सर्वाधिक विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह माना जाता है। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? जैसे उत्तर अमेरिका से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा शामिल हैं। अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? यूनाइटेड किंगडम शामिल है, फ्रांस शामिल है, इटली शामिल है और इटली के अलावा कौन सा देश शामिल है? जर्मनी शामिल है। इसके अलावा जापान शामिल है। तो ये 7 देश इसमें शामिल हैं। पहले रशिया भी इसमें शामिल हुआ करता था, लेकिन वर्ष 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को अपने नियंत्रण में लिया, जो कि मुख्यतः यूक्रेन का भाग माना जाता था, तो उसके बाद रशिया को इस संगठन से निष्कासित कर दिया गया और G8 G7 में परिवर्तित हो गया। चलिए इसके बारे में थोड़े से सामान्य तथ्य जान लेते हैं। इसका जो शिखर सम्मेलन है वो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। समूह के सदस्यों द्वारा बारी बारी से उस आयोजन को करवाया जाता है। G7 की उत्पत्ति कब हुई थी? वर्ष 1975 में हुई थी। और क्यों हुई थी? क्योंकि वर्ष 1973 में एक बहुत बड़ा तेल संकट खड़ा हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक वित्तीय संकट उपस्थित हुआ, जिसके कारण 6 प्रमुख औद्योगिक देशों के नेताओं द्वारा वर्ष 1975 में एक बैठक बुलाने के लिए बाध्य होना पड़ा और उसी से G7 की उत्पत्ति हो गई। प्रारंभ में इसमें 6 देश ही शामिल थे। कौन कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, क्योंकि उस समय जर्मनी का भी एकीकरण पूर्वी जर्मनी से नहीं हुआ था, तो पश्चिमी जर्मनी प्रारंभ में इसमें शामिल था। जापान और इटली शामिल था। फिर 1976 में इसमें कनाडा भी शामिल हो गया और ये G7 में परिवर्तित हो गया। 1997 में रूस को भी इसमें शामिल कर लिया गया और ये G8 में परिवर्तित हो गया। जैसा अभी आपको बताया गया था कि 2014 में जैसे ही क्रीमिया को अपने नियंत्रण में रूस ने लिया, तो रूस को इस संगठन से निष्कासित कर दिया गया और G8 पुनः परिवर्तित हो गया G7 में। यहाँ पर देशों की संख्या उसी प्रकार से दी हुई है। G7 के देश यहाँ जो अभी हमने डिस्कस किए, G8 में आप देख सकते हैं कि रशिया भी शामिल है और G20 में ये अन्य देश भी शामिल हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश द्वारा चलाया गया सैन्य अभियान है? आपके द्वारा इसका उत्तर दिया जा सकता है कमेंट बॉक्स में। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ईरान, इजराइल, अमेरिका या सऊदी अरब। अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन किसके द्वारा चलाया गया है? इजराइल के द्वारा चलाया गया है। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इजराइल ने हाल ही में, आप जानते हैं कि ईरान के महत्वपूर्ण सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। और निशाना किसके तहत बनाया है? ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत बनाया है। प्रधानमंत्री जो है इजराइल के, बेंजामिन नेतन्याहू, उनका कहना यह है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के माध्यम से न्यूक्लियर हथियार हासिल कर ले तो उसके लिए मध्य पूर्व में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। न केवल मध्य पूर्व में संकट खड़ा हो सकता है, बल्कि ये इजराइल के लिए सर्वाइवल, उसकी सुरक्षा का भी मूलभूत प्रश्न है।
और इसलिए इजराइल के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने की योजना है, ये नेतन्याहू का कहना है, और यदि इसे नहीं रोका गया तो वो हथियार बना सकता है। हमला ईरान की परमाणु हथियार परियोजना के मुख्य केंद्रों पर किया गया, विशेष रूप से ईरान की जो यूरेनियम संवर्धन सुविधा नतांज में है वहां पर भी हमला किया गया है, ताकि आप जानते हैं कि यूरेनियम संवर्धन के माध्यम से कोई देश परमाणु हथियार बनाने की और आगे अग्रसर हो सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा हमला, एक ऑपरेशन चलाया इजराइल ने ईरान के खिलाफ, ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो बेहद महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा। यहाँ मिडिल ईस्ट की पूरी स्थिति देख सकते हैं, ये जो पूरा ऑपरेशन चलाया गया है इससे मिडिल ईस्ट का जो संकट है वो बहुत गहरा सकता है। आप जानते हैं पहले से ही हमास और इजराइल में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो ये इजराइल की अवस्थिति है और ये ईरान की यहाँ पर स्थिति है। दोनों की इनकी सीमा नहीं मिलती है, दोनों के बीच आप यहाँ देख सकते हैं इराक और ये जॉर्डन की स्थिति देख सकते हैं, यहाँ पर सऊदी अरब की स्थिति देख सकते हैं। ईरान की सीमा किससे मिलती है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और इधर पाकिस्तान से। ऊपर यहाँ कोकेशस देश अजरबैजान, आर्मीनिया से। इसके अलावा तुर्की, इराक से सीमा मिलती है ईरान की, और इजराइल की अवस्थिति यहाँ पर है। इससे मिडिल ईस्ट का जो पूरा क्षेत्र है इस संकट से और ज्यादा गहरे संकट की तरफ बढ़ सकता है, और इसलिए खबर महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12 जून 2025 को एयर इंडिया की कौन सी फ्लाइट अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुई है? आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एयर इंडिया 101, दूसरा ऑप्शन है एयर इंडिया 171, तीसरा ऑप्शन है एयर इंडिया 307 और चौथा ऑप्शन है एयर इंडिया 555। इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर होगा, एयर इंडिया 171। एयर इंडिया की लंदन जाने वाली फ्लाइट आप जानते हैं जिसका नाम एयर इंडिया 171 था, अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अपने आप में बेहद दर्दनाक तस्वीरें इसके सामने आई है। विमान ने दोपहर 1:39 को 12 जून को इसने सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे 23 से उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के तुरंत बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मे डे की कॉल दी, यानी मदद करें। इसका मे डे का मतलब होता है मदद करें, तो मदद की कॉल करी। विमान केवल 625 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया था, उसके बाद निकटवर्ती रिहायशी इलाके में गिर गया। विमान में कुल कितने लोग सवार थे? 242 लोग शामिल थे, जिसमें 2 पायलट और अन्य क्रू मेंबर भी शामिल थे। विमान किस मॉडल का था? बोइंग 7878 इस ड्रीम लाइनर था, जो वर्ष 2014 में एयर इंडिया के बेड़े में शामिल किया गया था। इसको बेहद सुरक्षित माना जाता है और इससे संबंधित ये पहला घातक हादसा है जिसमें बोइंग 787 ड्रीम लाइनर शामिल है। इसलिए ये हादसा सभी के लिए शॉकिंग भी है और बहुत दर्दनाक इसकी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। हादसे की असली वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, अभी तक जांच चल रही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख स्थित है। दूसरा कथन है भागीरथी पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव जोन की स्थापना वर्ष 2012 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा या से विकल्प सही है या है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन क्या है? केवल कथन 1 सत्य है। दूसरा ऑप्शन है केवल कथन 2 सत्य है। तीसरा ऑप्शन है दोनों कथन सत्य है और चौथा ऑप्शन है दोनों कथन असत्य है। तो यहाँ पर दोनों कथन जो है वो सत्य दिए हैं। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या जानते हैं। अगर हम गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पड़ता है। और उत्तराखंड में जब ये पड़ता है तो किस जिले में पड़ता है? उत्तरकाशी में। आप इसकी अवस्थिति देख सकते हैं, उत्तरकाशी में स्थित है। और उत्तरकाशी में ही आप जानते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर माफ कीजिएगा, गंगोत्री ग्लेशियर ये उत्तरकाशी में ही स्थित है। और गंगोत्री ग्लेशियर में ही एक स्थान आप जानते हैं गोमुख पड़ता है। क्या पड़ता है? गोमुख। और गोमुख से क्या निकलती है? गंगा नदी निकलती है। और ये जो गोमुख नामक स्थान है ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हैं कि गंगोत्री को राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें इसका उत्तर बता सकते हैं। अगर हम दूसरे तथ्य की बात करें तो दूसरा तथ्य यहाँ पर यह है कि वर्ष 2000 जो कि भागीरथी पारिस्थितिकी
संवेदनशील क्षेत्र से संबंधित है। तो वर्ष 2012 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई और उसके माध्यम से गौमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी नदी के विस्तार के साथ 4180 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को, लगभग 4180 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया। और इको सेंसिटिव जोन क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत औद्योगिक प्रदूषण और अनियमित विकास से संरक्षित करने के लिए नामित किए जाते हैं, उनको डेजिग्नेट किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में कुछ दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे नीली भेड़ जिसको भरल कहते हैं, काला भालू, भूरा भालू, हिमालयन मोनाल, हिमालयन स्नोकॉक, हिमालयन तहर, कस्तूरी मृग और हिम तेंदुए यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु हैं। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। अभ्यास प्रश्न क्या है? अभ्यास प्रश्न है, भारत वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन से स्थान पर रहा है? आपके सामने ऑप्शन है 127वें स्थान पर, 130वें स्थान पर, 131वें स्थान पर या 135वें स्थान पर। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।